अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। एशिया कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान इंडिया का मैच जो बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो सका, शायकीन क्रिकेट को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 48.5 ओवर में 266 का टारगेट उन्होंने पाकिस्तान को दिया, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से पाकिस्तान को मौका नहीं मिला और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स मिल गए। अगर आज के मैच की हम बात करें तो हमें इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग देखने को मिली, जिसमें हम बात करेंगे। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़ा एक मायूसी वाली सिचुएशन हो गई। हम बड़ी प्लानिंग्स हो रही थी कल भी, और वही बारिश ने हमें एक तरफ का तो दिखा दिया लेकिन दूसरी तरफ हम देख नहीं सके। आज क्योंकि हमें इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग देखने को मिली, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारी टीम एशिया कप 2023 की सेकंड राउंड में पहुंचने वाली आज पहली टीम बन गई, क्योंकि जो एक पॉइंट हमें बारिश की वजह से मिला तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। आप जाहिर है यार, इतनी सारी अवाम जो है ना वो 1.25 अरब बैठी है इंडिया में, हो रहा था और दिन से 25 करोड़ यहाँ बैठे हुए, वो सब मैच देखना चाहते थे। इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये हाई वोल्टेज मैच एक इनिंग का भी जो हुआ है ना, तो बहुत सारे झटके इंडिया में और पाकिस्तान में भी देखे गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। इस मैच में अगर हम देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जो शाहीनों की परवाज़ इब्तिदा में रही थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, नो डाउट। और उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर्स ने हमारी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अगर अभी हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे कि हमारे स्पिनर्स कहाँ थे और हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ थे। इनफैक्ट 2004 के बाद ये अब हुआ है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने पूरी टीम को आउट किया। पूरी टीम को आउट किया। और अगर इकॉनमी रेट भी देखेंगे तो एक जानिब फास्ट बॉलर्स का इकॉनमी रेट 4.6 दिखाई देता है, तो दूसरी जानिब 6.15 का इकॉनमी रेट हमारे स्पिनर्स का दिखाई दे रहा है स्पिनिंग कंडीशंस में। तो उस लिहाज से ये कंसर्न ज़रूर है। उस प्रवास के बाद हमने जो 4 विकेटें 66 रन पे हासिल कर ली थी, उसके बाद ये चेक करना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग एलिमेंट था। अगर उस जगह पे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग अच्छी हो रही थी तो क्या हम 1-2 ओवर्स और करा सकते थे, हम मजीद अटैक डाल के एक और आउट कर लेते तो फिर टीम ही ख़त्म हो जानी थी। वहाँ पे जो 138 रन की पार्टनरशिप हुई पांड्या के दरमियान और उनके साथ ईशान किशन थे, उसने उनके मोरल को वापस ले आए। देखें, एक वक्त ऐसा भी आ गया था शेरी भाई कि लग रहा था कि 300 रन हो जाएंगे जब उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, और वो जिस स्ट्रॉन्ग अंदाज से अपनी टीम को कम बैक करा के लाए थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, ये नहीं कि स्ट्राइक रेट कोई भी औसत से खेल रहे थे, उससे बेहतर खेल रहे थे। तो उस लिहाज से वहाँ पे फिर एक मरतबा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कम बैक कराया। हारिस ने पहले ईशान किशन को आउट किया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, कमाल बॉलिंग आज शाहीन शाह नो डाउट। जो हम बात कर रहे थे, हमने शुरू में एक सवाल उठाया था कि भाई शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो शुरू में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद और उनकी फिटनेस को लेके बहुत सवाल थे। यहाँ पे उन्होंने वो तमाम सवालों के जवाब दे दिए। आज की परफॉर्मेंस आउट क्लास। आतिफ, आप क्या कहेंगे कि ये भी होता है कि जब 66 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फास्ट बॉलर बहुत अच्छे जा रहे थे, तो क्या रीजन था कि बाबर ने फिर स्पिनर्स लगा लिए? ये भी हो सकता था कि एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर लगा देते। ये स्पिनर्स को इतना टाइम क्यों दिया गया, और जबकि वो दोनों प्लेयर्स स्पिनर्स का ही वेट कर रहे थे? देखें, जिस तरह आज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्ट लिया पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह नसीम शाह का स्टार्ट था, दोनों का उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान टीम को, और कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया, फिर उसके बाद जो है आपके शरियास अय्यर को आउट किया। तो ये एक 3 आउट करने के बाद जिस तरह फ्लो बना हुआ था फास्ट बॉलर को, जिस तरह पिच सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह स्विंग हो रहा था, और आज माशाल्लाह शाहीन ने बहुत जगह पे गेंदें की हैं, और जो कोहली का जिस तरह आउट था और जो रोहित का आउट था, तो वो यानी कि पिच सपोर्ट कर रही थी फास्ट बॉलर को। ऐसी सिचुएशन पे अगर वही बात है कि अगर आप फास्ट बॉलर को 2-4 ओवर और करवा लेते तो शायद जहां 4 आउट थे तो 100 से पहले शायद 6 से 7 आउट हो चुके होते, और ये मे बी 150 भी नहीं शायद इंडिया करती। तो ये थोड़ा सा एक है फैक्ट कि अगर स्पिनर थोड़ा लेट आते, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी स्पिनर्स की इस मैच में, क्योंकि जो पिच सिचुएशन थी, जो पिच सपोर्ट कर रही थी फास्ट बॉलर को, वो फास्ट बॉलर के हिसाब से बेस्ट टाइम था कि आप 2-4 ओवर और करवा सकते थे। अब जैसे ही स्पिनर आए हैं, वो तो ईशान किशन और पांड्या वेट कर रहे थे इसके स्पिनर्स कब आएंगे। जैसे ही स्पिनर्स आए तो उन्होंने अपना बल्ला खोलना शुरू किया, और आपके सामने देखें कि उन्होंने 6 रन की औसत से मैच को चलाया, और बहुत अच्छी उनकी पार्टनरशिप रही 134 रन की, और मैच को ही चेंज कर दिया उन्होंने। और स्पिनर्स काफ़ी, जैसे कि आपने भी कहा कि एक्सपेंसिव रहे। अच्छा नसीम भाई, जब हम इतने दिन से बात आपसे कर रहे थे तो हमें इन मैचेस में स्पिनर्स से ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि स्पिनर्स के लिए अच्छी विकेट है। तो क्या रीज़न था जो हमारे स्पिनर्स इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं नजर आए और काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहे?
शरीफ भाई देखिए, कल हमने अपने प्रोग्राम में शाहीन शाह अफरीदी को सुनवाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि इस पिच में पेसर से ज़्यादा स्पिनर्स के लिए जान दिखाई दे रही है। उन्होंने खुद भी ये बात कही थी और वो पिच देख रहे थे, वो वहीं पालेकिले में मौजूद थे, कैंडी में मौजूद थे। तो उस लिहाज से कल एक चीज़ क्लियर हुई थी। लेकिन आज हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन कभी कभी ऑफ डे भी होता है। तो अच्छा है कि उस मैच में ऑफ डे हो गया, कि जो बारिश की वजह से ही ऑफ हो गया। हमारे स्पिनर्स को बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। देखिए शादाब की बॉलिंग अगर हम देखते हैं, शादाब पे अब क्रिटिसाइज़ होने लगा है। देखिए ये एक मैच विनर बॉलर थे, हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, हमें कोई बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए। हमें शाहिद खान अफरीदी बॉलिंग ऑलराउंडर थे, उनके साथ एक जेन्युइन स्पिनर हुआ करता था हमेशा से। सईद अजमल की बात कर लें, उससे पहले अगर चले जाएं तो कोई ना कोई वो सकलैन मुश्ताक के दौर से खेल रहे थे और वो जेन्युइन बॉलर थे, बॉलर के साथ बैटिंग किया करते थे। शादाब अब सकलैन मुश्ताक का रोल रखते हैं, अब सईद अजमल का रोल रखते हैं। इस टीम के अंदर उनकी पोजीशन ये है। तो आप अगर जो है वो शाहिद अफरीदी का भी रोल प्ले, शाहिद अफरीदी मैच विनिंग थे, कई मरतबा उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई अपनी बॉलिंग की वजह से। तो शादाब ने जब वो जो मुझे महसूस हुआ जितनी मैंने क्रिकेट कवर किया, जब से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान बने और उसके बाद उन्होंने ख़ुद बहुत सारे डिसीजन लिए। कभी वो 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, एलेक्स हेल्स उनके बाद आ रहे हैं, कभी वो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, कभी वो 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बैटिंग पे जब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया तो उसके बाद से ही आप देखें कि उनकी बॉलिंग में फ़र्क पड़ा है। वरना ही वॉज अ मैच विनर, आपके वो खेलने नहीं देते थे। आप अगर देखेंगे शादाब जिस तरीके की बॉलिंग किया करते थे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इस चीज़ को बहुत महसूस किया जा रहा है कि हमारी टीम में एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। मैं पहले भी बहुत ये बात कर रहा था कि एशियाई कंडीशन में एक देखें, कुलदीप जो आज खेल रहे थे उनके वो जेन्युइन स्पिनर उन्होंने खिलाया था मैच में। तो हमारे लिए शादाब इस वक्त जेन्युइन स्पिनर है। लेकिन अगर शादाब का यही परफॉर्मेंस रहती है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले डेफिनेटली किसी एक जेन्युइन स्पिनिंग ऑप्शन की जानिब जाना पड़ेगा। और तो वो ऑप्शन कौन अबरार, है? अबरार देखें, अबरार अहमद ने मिस्ट्री बॉलर है और मिस्ट्री बॉलर एशियाई कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं बहुत अफसोस होता है मुझे इस बात को कहते हुए कि एक अबरार में पोटेंशियल दिखाई दिया था, लेकिन हम कुछ कॉम्बिनेशन अपने छेड़ते नहीं हैं। अब देखिए हर दौर में रहा, ये कोई इस टीम की बात नहीं है, कुछ थोड़ी सी दोस्तियां भी हो जाती हैं, उसमें फिर हम कहते हैं कि टीम तो परफॉर्म कर रही है ना, तो हम बहुत सारे खिलाड़ियों को उस तरह से मौका नहीं देते, उस तरह से चेक नहीं करते। अबरार इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर है। ये पाकिस्तान के वो स्पिनर बैठे हुए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को, पाकिस्तान ए को 2 जगह रिप्रेजेंट किया और सकलैन मुश्ताक की जगह आतिफ मकबूल का नाम आ रहा था कि ये नेक्स्ट प्लेयर होंगे। सईद अजमल के बाद आतिफ का नाम आ रहा था कि आतिफ खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। ये मेरे ख्याल इस चीज़ पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आतिफ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, वेरी बैड परफॉर्मेंस है स्पिनर की। क्योंकि आप देखें ना, आप एक स्पिनर कोई भी अगर आता है तो उसको पता है मैच की सिचुएशन ऐसी है कि हमने 4 आउट किए में एक टीम के, और हमारी टीम भी हरीफ कौन है, इंडिया है। तो उस सिचुएशन में और उन प्लेयर्स पे भी एक प्रेशर ही होता है। 4 विकेट तो अहम गिर गई हमारी। और ये पिच ऐसी थी कि इसमें जहां फास्ट बॉलर अगेन सीम हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, तो वहाँ स्पिनर को भी हेल्प मिलती है क्योंकि बॉल थोड़ा सा फंस कर आता है। और जब हमने भी क्रिकेट ऐसी पिचेस पे खेली है तो वहाँ मैंने भी हमें कप्तान जल्दी ले आते थे कि आ जाओ यार, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉल ब्रेक अच्छा करता था, तो इस वजह से कि इफेक्टिव हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर जगह परफॉर्म करके दिखा। तो इस वक्त मेरा सवाल ये था, जो हम बात कर रहे थे कि क्या अबरारुल हक आज एज ए चैम्पियन स्पिनर आप खुद भी रहे, क्या अबरार इस वक्त आपका लिमिटेड, हमने उसको रेड बॉल का बॉलर बनाया हुआ है, जबकि मैं बासित अली साहब से उस दिन मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये वाइट बॉल का ज़्यादा अच्छा बॉलर है, हम उसको उस तरीके से मौका ही नहीं देते। क्या अबरार इस वक्त का नंबर 1 बॉलर है? और नंबर 2 ये कि इन एशियाई कंडीशन में ज़रूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल, अबरार जिस तरह उसने परफॉर्म किया है आपके सामने, वो परफॉर्म कर भी रहा है और अभी मिस्ट्री स्पिनर है, तो उसको बस वही बात आती है कि कुछ चीज़ें कि कुछ फ्रेंडशिप्स भी हैं, फिर एक दूसरे की फेवर भी है, तो ये चीज़ें टीम का मोराल भी, टीम का कॉम्बिनेशन तो बना हुआ है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है उसको होना चाहिए। हम किसी कॉम्बिनेशन को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर नहीं परफॉर्म हो रहा हमारे किसी भी स्पिनर से, चाहे वो नवाज हैं, चाहे उसामा है या शादाब है, मैं तीनों का नाम ले रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन एक जेन्युइन स्पिनर वैसे होना चाहिए। ये ऑप्शंस जो हैं ये रखने भी चाहिए, और जाहिर है इतने सारे प्लेयर्स जब हैं और आप सेलेक्ट भी करते हैं और वो परफॉर्म कर भी सकते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। ये जो एक बात आती है कि जी कुछ फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल नहीं किया जाए, ये देखा जाए कि टीम के लिए बेहतर क्या है। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी
वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उस सवाल से मैं कंटिन्यू करूंगा कि अगर हम पाकिस्तानी टीम में देखते हैं तो शादाब भी जो हैं वो लेग ब्रेक बॉलर हैं और ओसामा भी लेग ब्रेक बॉलर है। हमारे पास कोई जेन्युइन स्पिनर मिस्ट्री बॉलर नहीं है जो कि एक अबरार हैं। तो ये नहीं हो सकता था कि ओसामा की जगह ही हम अबरार को चांस दे देते ताकि हमारे पास एक मिस्ट्री बॉलर भी होता और जेन्युइन स्पिनर होता। शरीफ भाई, टीम के साथ कैरी करना चाहिए था आपको। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि दो सिमिलर टाइप के बॉलर रखने से बेहतर है कि ओसामा मीर आपने रखे हुए और आपके साथ शादाब भी हैं, और जब खेलना ही शादाब ने। और अगर इस वक्त पाकिस्तान का टॉप स्पिनर अगर करार दें किसी को, तो आप क्रिकेटिंग हलकों में पूछ लें, अबरार से बड़ा स्पिनर कोई भी नहीं है इस वक्त। वो बहुत यंग है और यंग एज में बहुत नाम बना चुके हैं और मिस्ट्री स्पिनर है। इस एशियाई कंडीशन में जब कोई मिस्ट्री स्पिनर आया, उसने शुरू में बहुत डोमिनेट किया है। अजंता मेंडिस की आप बात कर लें या वेस्ट इंडीज़ के नारायण हैं, उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर थे, उन्होंने जितना डोमिनेट किया था। ये अभी नए आए, इनको समझने में सबसे ज़्यादा देर लगती है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन मौजूद था कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम इनको ज़रूर ट्राई करते। और मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, अब इंज़मामुल हक साहब आ गए चीफ सिलेक्टर। उससे पहले हारून रशीद साहब को बहुत क्रेडिट जाएगा, जो नजम सेठी साहब के दौर में टीमें बनी थी वही सारी जीतती हुई आ रही हैं, वही खिलाड़ी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इंज़मामुल हक साहब से आप एक हम कह सकते हैं कि इंसी भाई ज़रूर आपको चेक करना चाहिए अबरार को, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देखते हैं कि एशिया कप में इसी तरह खेलता है तो इंज़मामुल हक बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं और इंज़मामुल हक को इस जानिब लाजमी तौर पर सोचना चाहिए। शरीफ भाई देखिए, आप दुनिया की टीम है, मैं इसी एशिया कप की बात कर लेता हूँ। हसरंगा की जगह, हसरंगा नहीं है चैंपियन स्पिनर, उस टीम में दो सिर्फ स्पिनर खेलते हैं श्रीलंका में, हसरंगा थीक्षाना। हसरंगा नहीं है, थीक्षाना इस टीम में मौजूद हैं। अफगानिस्तान अपने स्पिनर्स की वजह से सारी दुनिया पे डोमिनेट कर रही है। राशिद और मुजीब, ये दोनों स्पिनर्स उनके जिस तरह की बॉलिंग करते हैं। इसी तरीके से इंडिया आज के मैच में आप देखें तो कुलदीप यादव दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश दो जेन्युइन स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है। हम शादाब को जितना जेन्युइन स्पिनर, जेन्युइन से मुराद ये कि जिसका काम ही स्पिन करना है और उसको हमें स्पिन डिपार्टमेंट में रन भी रोक के देने और आउट भी करके देना है। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है, शादाब अपने जहन में बिठा के बैठ गए कि जी मैं रन करके जो है वो, आपका पहला काम आउट करके देना है। शाहिद खान आफरीदी बहुत रन कर लिया करते थे, लेकिन उनके कैप्टन उन्हें जिस वक्त वो कैप्टन नहीं बने थे कहा करते थे आपका पहला काम अच्छे 10 ओवर करके देना है। बिल्कुल, आपसे पहली रिक्वायरमेंट ये, बैटिंग आपकी सेकंड चीज़ है। तो ये एक तो शादाब के जहन में हमारी मैनेजमेंट को लाना होगा कि भाई एज ए बॉलर जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी और जो माजी में आप डिलीवर करते हुए आ रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, अबरार को डेफिनेटली देखना चाहिए शरीफ भाई। ये आप जो इंडिया में कंडीशन होंगी, देखें श्रीलंका की कंडीशन में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पे थोड़ा पिच में मॉइस्चर भी होता है और यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है। इंडिया में परफेक्ट बैटिंग कंडीशन होती है। दुनिया में अगर सारे ममालिक उठा के देखें तो दुनिया में इंडिया वो मुल्क है कि जिसमें सबसे ज़्यादा 300 रन बने और 300 रन चेस हुए। बिल्कुल, उनकी पिचेस इतनी फ्लैट होती हैं। वहाँ पे एक तो हमारे इन 3 फास्ट बॉलर्स को पूरी तैयारी करनी है या एशियाई कंडीशन, लेकिन इनमें बहुत एबिलिटी है, इंशाल्लाह ये वहाँ एडजस्ट करेंगे। और वहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज़ होती है, तो वहाँ बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। यहाँ की कंडीशन और वहाँ की कंडीशन में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। वहाँ पे आपको एक जेन्युइन स्पिनर दरकार होगा, वहाँ पे आप बगैर किसी जेन्युइन स्पिनर के मैदान में नहीं उतर सकेंगे। और ये चीज़ अबरार की सूरत में अवेलेबल है। थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन हमारे पास मैचेस मौजूद है। बड़ी ज़रूरत होती है और जब तक हम चांस नहीं देंगे तब तक हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। जब आपने बताया, ज़ाहिर है आपका एक तजुर्बा है कि वो एक जेन्युइन स्पिनर हैं, तो उन्हें ज़रूर चांस मिलना चाहिए। अभी आतिफ, मेरा सवाल आपसे, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूँगा। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी टीम में एक जो चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करती है वो है दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ। ये कितना हमें नुकसान दे देती हैं कि दोस्तियों और रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में। पहले आतिफ आप बताइएगा, फिर नसीम भाई आप इस पर तजिया करेंगे। जी देखिए, दोस्ती यारी वही बात आ गई कि अभी मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड गया है वो इनकम्प्लीट है इस हवाले से कि एज अ स्पिनर मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक प्योर स्पिनर नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर अबरार को, तो इसको होना चाहिए। देखिए, अभी जो टीम खेल भी रही है, जो स्क्वाड में भी है, उसमें 4 बैट्समैन है आपके पास, 4 जो हैं वो ऑलराउंडर हैं और 3 फास्ट बॉलर हैं। तो बैटिंग भी थोड़ी सी अगर देखें तो 5 बैट्समैन के साथ टीम उतरती है, दैन फिर एक विगड़ी पर 6 हो गया, फिर 2 जो है उसमें ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर होता है और एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। तो ये देखें टीम में भी थोड़ी सी ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं।
अब वो जब दोस्ती यारी ख़त्म नहीं होगी तो फिर ये ज़्यादतियाँ तो होंगी। अब वो एक जो मिस्ट्री स्पिनर है जो आपकी ज़रूरत है टीम की, जो है ही नहीं मेन, एक अभी टीम में स्पिनर होना चाहिए, चाहे किसी ऑफ स्पिनर हो या कोई भी हो, लेकिन स्पिनर नहीं है। तो सबसे अच्छा अभी इस टाइम जो है वो अबरार है और अभी इसको परफॉर्म भी किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अबरार को टीम में होना चाहिए। ठीक है नसीम भाई, दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ कितना नुकसान दे देती हैं हमें। आप तो माशाल्लाह एक अरसे से तजुर्बा रख रहे हैं, आपने दोस्तियाँ भी देखी हैं, आपने रिश्तेदारियाँ भी देखी हैं, कितना लॉस हो जाता है इससे हमें? मैंने लड़ाइयाँ भी बहुत देखी हैं। आपने तो बहुत कुछ देखा अच्छा, होगा, आई एम डैम श्योर। देखिए दोस्ती तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक दूसरे का एहतराम पैदा करती है, लेकिन वो दोस्ती टीम पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। वो एक अलहदा चीज़ है। मैं और शहरी भाई और आतिफ भाई दोस्त हैं, अगर मेरी टीम में जगह नहीं बन रही है तो फिर अगर आप कैप्टन हैं तो आपको मुझे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी टीम देखनी चाहिए एज ए लीडर, और इतनी बड़ी 25 करोड़ आवाम को देखना चाहिए जिसका दिल इस खेल के साथ धड़कता है। देखिए थोड़ा मैं अगर पीछे चला जाता हूँ तो थोड़े ज़्यादा इख्तियारात थे। पहले एहसान मानी साहब के दौर में बाबर आजम को बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे, फिर रमीज़ राजा साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। उसके बाद एक दौर आया नजम सेठी साहब का, और प्लेयर पावर की बहुत बातें हो रही थी कि जी टीम तो बनाते हैं बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 आदमी हैं जो टीम का फ़ैसला करते हैं। और देखें ना, इस टीम के अंदर अगर जहां हम अबरार की बात कर रहे हैं, मैं ये एक थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, सरफराज हारिस की जगह होने चाहिए। देखें एक्सपीरियंस है, क्रूशल इवेंट्स हैं, हारिस के लिए आगे बहुत टाइम है, वो T20 के बहुत अच्छे हैं, सरफराज को भी होना चाहिए। तो खैर ये अलग टॉपिक है जिस पे हम आगे बात करेंगे। आपने दोस्ती यारी की बात की, इफेक्ट नहीं होना चाहिए दोस्ती यारियों का, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस वक्त बाबर आजम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। इसको जो नजम सेठी साहब का दौर आया था उसके अंदर थोड़ी सी बाबर को कॉल दी गई थी। उस वक्त शाहिद खान आफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बने थे, उनके साथ हारून रशीद सिलेक्टर थे। कुछ पैगामात गए थे, शकील शेख साहब भी उनके राइट हैंड हुआ करते थे, और उन्होंने एक पैगाम ज़रूर दिया था कि भाई ये दोस्ती यारियाँ ज़्यादा हैं। और आपको याद होगा अफगानिस्तान में हमने शादाब को कप्तान बना के नई टीम भेज दी थी। बिल्कुल, ना बाबर बैठना चाहते थे, ना रिजवान बैठना चाहते थे, ना शाहीन शाह अफरीदी, ना हारिस रऊफ़, कोई भी बैठना नहीं चाहता था, वो सीरीज़ खेलना चाहते थे। लेकिन उनको पैगाम दिया गया कि यार ये तो अचानक सीरीज़ आई है, यंगस्टर्स को हम चेक कर लेंगे, वर्ल्ड कप से पहले मौका है। इस बहाने से एक बड़ा पैगाम टीम मैनेजमेंट को गया। उसके बाद से मैंने एक मैच्योरिटी लेवल ज़रूर देखा एक पैगाम के बाद। और फिर मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि बाबर एक ज़िम्मेदार इंसान है, और बाबर में का जो अब मैच्योरिटी लेवल, ख़ास तौर पे अभी जो हाल ही में वो हज करके आए, मैं उनको इतना ग्राउंड में सीरियस देखता हूँ, इतना मैच्योर देखता हूँ, और इस तरीके से वो अपनी टीम को थिंक करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। पहले वो 100 करने के बाद जंपे मारा करते थे, आज 150 करने के बाद भी वो इंतहाई काम एंड कूल, नज़रें झुका के सिर्फ अल्लाह शुक्र अदा करके और अपने रब का शुक्र अदा करते हुए जा रहे हैं। और उनका फोकस 150 रन नहीं है, उनकी आंखों से नज़र आ रहा है वो आगे की जानिब देख रहे हैं। वहाँ बाबर, इंजमामुल हक, मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न, ये 4 बड़े स्टेक होल्डर हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मिकी आर्थर हो गए, ब्रैडबर्न हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, उनके साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक। सबसे बड़ा वोट अब भी बाबर का है। मेरे ख्याल है बाबर को इस सिलसिले में ज़रूर मांगना चाहिए अबरार को, अगर बाबर मांगेंगे तो मिलेगा। और शायद इंजमामुल हक साहब भी इस चीज़ की कमी को महसूस कर रहे होंगे कि हम उसामा की जगह अगर अबरार को कोई एक आध मैच देके यहाँ देखते तो उनका सिलेक्शन हमें वर्ल्ड कप के लिए बनाने में आसानी होती। लेकिन अब भी आपके पास एटलीस्ट 3 मैच तो बाकी हैं राउंड के, तो आप कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आप खिलाड़ी को चेंज कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल कमेटी को वजूद अगर आपने खिलाना है। अच्छा नसीम भाई, आप नहीं समझते हैं कि जो ज़ाहिर है क्योंकि कोई भी प्लेयर बनता है, एक टाइम मेहनत करता है, उसके बाद उसको कहीं जाके चांस मिलता है इतनी सारी आवाम में से, इतने सारे प्लेयर्स में सेलेक्ट होने का, और अगर वो टीम के स्क्वाड के साथ जाता भी है तो जितने प्लेयर लेके जा रहे हों उनको बारी बारी चांस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर चांस नहीं मिलेगा तो हम उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे और कैसे ये हम जज करेंगे कि आया ये किस जगह सूट बैठता है। देखिए हमारी जो अब तक पहले 2 मैच थे ना, इसमें हमें फुल फ्लैश टीम ही खिलानी थी। नेपाल के खिलाफ हम पहला मैच खेल रहे थे, और ज़ाहिर कोई भी इवेंट का पहला मैच होता है, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, अपने क्राउड बैठा हुआ है, हमारे पे ही प्रेशर था, और हमने 242 रन के बड़े मार्जिन से जीता। इंडिया के मैच में तो हम चांस ले नहीं सकते थे, जो हम अपना 100% समझ रहे थे हमने वो मैदान में उतारा। लेकिन अब आपके पास 3 मैच आ रहे हैं, उससे पहले इंडिया से पहले भी आप मैच खेल रहे हैं, जो भी ग्रुप बी की 2 क्वालिफाई करके टीम आएंगी उनसे भी आपका मैच है।
अगर आप सऊद शकील को चेक करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा इस वक्त। सलमान आगा की जगह अगर हम सऊद शकील, सलमान आगा की जगह ही हो सकता है। देखिए सलमान आगा ने आज 4 ओवर किए एज ए स्पिनर, 21 रन दिए, 5.25 की औसत से। मेरा ख्याल है कि इस कंडीशन में अगर इफ्तिखार भी बॉलिंग करते तो वो भी शायद तकरीबन इतने ही रन देते। तकरीबन सिमिलर बॉलर हैं। इफ्तिखार ने चूँकि पिछले मैच में सेंचुरी की है, हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते नेपाल के ख़िलाफ़। तो आने वाले जो 3 मैच हैं उसके पहले मैच में, क्योंकि हमारी टीम का मोरल भी बुलंद है और हमारी बैटिंग में भी बड़ी डेप्थ दिखाई दे रही है, हम कोई अपना फास्ट बॉलर नहीं चेंज कर रहे हैं, हम शादाब को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम अगर इस जगह पे सऊद शकील को आगा सलमान की जगह ट्राई करें तो हम ज़रूर देख सकते हैं कि सऊद शकील का मोमेंटम हमें वर्ल्ड कप के लिए कैसा मिल सकता है। बिल्कुल, और जो उनकी अभी लास्ट परफॉर्मेंस भी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और जब तक उन्हें चांस नहीं मिलेगा तब तक हम उनको आगे के लिए नहीं ये सोच सकते कि आगे उन्हें किस जगह फिट रहना है, किस जगह हमें उनको एडजस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आतिफ, आज के अगर हम पाकिस्तानी बॉलिंग पे नज़र डालें तो एक्स्ट्रा रन बहुत हुए, 20 एक्स्ट्रा रन हुए जिसमें 15 वाइड बॉल्स थी। इस पे किस तरह पाकिस्तानी टीम को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये आगे के लिए एक बड़ा लेसन भी है और आगे की नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। देखिए आज के मैच में जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था, एक आपने देखा होगा कि नसीम शाह ने एक बॉल किया, वो एक्स्ट्रा स्विंग हो गया था, वो इतना स्विंग हुआ था कीपर की रेंज से ही बाहर था, तो वो चौका हुआ। बाकी इन लोगों को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए अपनी लाइन लेंथ पे, कि इनको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट बॉलिंग क्या है, हमारी लेंथ क्या है, हमारा लाइन क्या है। तो ये वर्कआउट इनको खुद बॉलर को, जैसा कोई भी बॉलर खेल रहा है तो उसको वर्कआउट करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर कोच को थोड़ा सा एडमिट करके इसमें ये कि बात करनी चाहिए कि यार मेरा एक्स्ट्रा बॉल ज़्यादा हो रहा है या मेरा ये बॉल ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। तो वो कोच ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और इनको टारगेट बॉलिंग का फोकस करना चाहिए कि हमारी लाइन लेंथ ही होगी तो एक्स्ट्रा से बचेंगे। अब 20 रन एक्स्ट्रा हैं तो 266 तो वैसे उन्होंने किया, अगर 20 रन एक्स्ट्रा निकाल दें तो वो 245-6 का टारगेट होता है आई थिंक। और वो कुछ मैच की चीज़ें हैं, वो इतना लंबा मैच तो जाने ही नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ 4 आउट 60 रन पे हो गए 66 पे, और देन उसके बाद वो 266 कर जाते हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ कप्तानी का मैं थोड़ा सा फ़र्क डालूंगा कि यहाँ जहाँ फास्ट बॉलर आपके अच्छे बॉल कर रहे हैं, स्विंग हो रहा है, पिच साथ दे रहा है, सीम हो रहा है, तो आप स्पिनर को इतना अर्ली मत लाएं। 2-4 ओवर और चांस लेते तो शायद मैच का जो है वो रुख ही चेंज हो जाता, और मे भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो 150 लेकिन ये एक्स्ट्रा 20 रन नसीम भाई, ये चलेंगे मैच में तो हमने शुरू में बड़ा प्रेशर दे दिया था कि 66 में 4 आउट कर दिए थे, उसके बाद भी इंडिया ने अपना स्कोर अच्छा किया है। इंडिया को ये नहीं कि कोई कम टारगेट बहुत अच्छा दिया इंडिया ने। लेकिन वैसे ये 20 रन को आप किस तरह देखते हैं? 15 वाइड बॉल्स हो गई, 15 वाइड बॉल्स की वजह से जो है ना ये 20 रन ज़्यादा हैं। देखिए कभी कभी अब बैट्समैन खेलने जाता है, बैट नहीं लगता, पैड से लग के चौका हो जाता है, लेग बाई के रन चले जाते हैं, वो एक बैड लक भी आप कह सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप वाइड का चौका दे रहे हैं, लेग बाई का चौका जा रहा है कोई अच्छी गेंद के ऊपर, वो पैड से लग के चला गया, समझ में आता है, उसमें 24 रन अगर 4 चौके लेग बाई के चले गए तो वो एक डिफरेंट रन है। लेकिन अगर हम खुद वाइड करके वो रन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बॉल भी करनी पड़ रही है, लेग बाई के चौके से या बाई के रन की वजह से हमें एक्स्ट्रा बॉल नहीं करनी पड़ती। तो जो हमने 15 रन दिए हैं वो हमने 10 बॉलों पे दिए हैं। उनमें जो एक वाइड का चौका दिया था नसीम शाह ने, उसकी वजह से वो 5 रन चले गए। देखिए इसमें 5 वाइड बॉल शहीनशाह अफरीदी की हैं और 4 नसीम शाह की हैं। मोस्टली रन इनकी तरफ से गए। तो उसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो शुरू में ज़रा जान लगाने के लिए गए थे। एक इंटेंसिटी इस मैच की बहुत ज़्यादा थी, हाई वोल्टेज मैच था, टॉप ऑर्डर को आउट करना था, शायद उसकी वजह से भी चौके गया। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। अब हाई वोल्टेज मैच ख़त्म हो गया, अब अपनी इस चीज़ में अगर कोई कमी रह गई है तो आगे वाले मैच में कवर करें, उनको अपना कवर करना चाहिए। अच्छा नसीम भाई, अगर मैं आज के मैच में देखता हूँ कि जहाँ बॉलिंग हमारी फास्ट बॉलर्स की बहुत अच्छी रही, सारी चीज़ें रही, वहीं अगर हम फील्डिंग पे नज़र डालते हैं तो फील्डिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। जबकि पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कि नई टीम नहीं है, काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं और फील्डर्स हमारे पास है भी अच्छे। फील्डिंग आपने नोटिस किया कि फील्डिंग अच्छी नहीं थी? बिल्कुल, आज हमारी फील्डिंग अच्छी, बहुत ही पैथेटिक थी। अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाए, पिछले 4 साल से पाकिस्तान ने अगर किसी शोबे में बहुत इम्प्रूव किया है वो हमारी फील्डिंग है। बिल्कुल। और हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट है। पहले जो ऑस्ट्रेलियंस इंग्लैंड के प्लेयर्स 2 रन किया करते थे वो हम 1 रन किया करते थे, अब हम उनके मैच करने में कामयाब हो गए। फील्डिंग में भी हम काफ़ी हद तक, हमारे फील्डर्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आज
अब शायद इस मैच का प्रेशर था, हाथों से चौके चले गए, 2-3, 2 शाहीन के चले गए, एक नसीम शाह के हाथ से चला गया। लेकिन नसीम भाई, हमने तो शुरू में उन पे प्रेशर डाल दिया था, फिर हम क्यों प्रेशर ले रहे थे? 4 विकेटें हमने उनकी गिराई थी 66 देखिए पे। जिस वक्त ज़्यादातर हमारी मिस फील्ड हुई है उस वक्त शेरी भाई हमारे ये दोनों शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों बॉलिंग कर रहे थे। एक जब आप 6 ओवर फास्ट बॉलर करके आता है, वो चाहे वो बाउंड्री पे खड़ा हो किसी जगह भी खड़ा हो, उसको अगली 6 गेंदों तक सांस ही लेता है, फिर वो अगली गेंद करने के लिए जाता है। तो इत्तेफाक से उनके पास बॉल गई थी। यहाँ एक चीज़ ये जो मुझे महसूस हुई, आतिफ ने क्रिकेट खेली है ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चूँकि वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी और ग्राउंड को इस ग्राउंड में वो ग्राउंड है कि जो पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है, लेकिन कवर करते में टाइम लगता है। बारिश की वजह से कुछ ना कुछ आउटफील्ड गीली रह जाती है। आप सबसे पहले पिच को कवर करते हैं, तो जब आउटफील्ड पे गेंद ट्रैवल करती है वो थोड़ी सी गीली हो जाती है। आज गेंद चूंकि ज़्यादा गीला हो रहा था, बार बार बारिश हो रही थी, तो गेंद शायद हाथ से स्लिप किया। अच्छा, तो हमारी मैनेजमेंट अगर ये करे कि थोड़ा गेंद गीला करके भी अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराए, क्योंकि श्रीलंका में आगे बारिश लग रही है। अच्छा नसीम भाई, जहां हमने शुरू में देखा कि हमारे शाहीनों ने इंडिया के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया और इंडिया के जो शायकीन थे, क्रिकेट शायकीन थे, वो बड़ा उनका मोराल डाउन हो गया था। क्या ईशान और हार्दिक वो मोराल वापस ले आए जो उन्होंने पार्टनरशिप रखी और जो फिर एक अच्छा स्कोर किया? तो क्या ईशान और हार्दिक इंडिया के शायकीन का खास तौर पे मोराल वापस ले आए? शरीफ भाई, आपको याद है जब इंडिया की विकेटें गिर रही थी एक के बाद एक और 66 पे 4 आउट हो गए थे, कई मरतबा रोहित शर्मा और विराट कोहली सबका चेहरा दिखाया था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है। बिल्कुल किसी ने कोई करीब में बम फोड़ दिया है, क्या हुआ, इतने सहमे हुए वो बैठे हुए थे कि आगे होगा क्या। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हार्दिक पांड्या को। 87 रन्स की जो आज उन्होंने इनिंग खेली, उनके साथ ईशान किशन जो 138 रन्स की पार्टनरशिप उन्होंने की 142 बॉल्स पे, उसने इंडिया का मोरल बचा लिया। देखें मैच तो आप हारते हैं, अगर आज ये पार्टनरशिप नहीं लगती तो इंडिया के लिए 150 रन्स करना भी बहुत मुश्किल था, और वो 150 रन नहीं करते हैं तो उनका मोरल जो जिस मिजाज के साथ वो आए थे वो एकदम से ज़मीन पे जाके गिरता। आने वाले मैचों के लिए इंडिया का मोरल ज़रूर हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने बचाया, और यही आज इंडिया का वाहिद प्लस पॉइंट था। ये एक पार्टनरशिप बाकी कोई नहीं चल के दिया। हमारे कई पहलू ऐसे में बेहतरी भी लानी है और कई अच्छे भी दिखाई दिए, लेकिन इंडिया का एक ही पहलू 5वीं विकेट की जो 138 रन्स की शराकत थी, और उसने आने वाले मैचों में पड़ोसी मुल्क का मोराल ज़रूर बचा लिया। बिल्कुल जी। और आज के मैच से जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि हमारी टीम को भी बहुत से हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी थे और नेगेटिव पॉइंट भी थे। तो जो नेगेटिव पॉइंट है उनको ऊपर हमें जो है काम करना है। कल पाकिस्तान के शहर लाहौर में मैच है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। टाइम बहुत कम है। नसीम भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है? टाइम बिल्कुल कम है, आप बताएं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैच, हारे तो बाहर। देखिए अफगानिस्तान की टीम जिस अंदाज से पाकिस्तान से हार के आ रही है, वो अपने रिदम को कैसे वापस लाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज। इसी वजह से मुझे बांग्लादेश लग रहा है, वरना ऑन पेपर अगर आप देखें और कंडीशन देखें तो अफगानिस्तान ही है। लेकिन जो पाकिस्तान उनका मोरल गिरा के आ रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को उठने का मौका मिलेगा और फिर उनके लिए डू एंड डाई मैच है जी। और कल का जो मैच है वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश हारता है तो बांग्लादेश जो है वो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो बांग्लादेश के लिए बहुत मैच इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नसीम भाई ने बताया कि बांग्लादेश के भी चांसेस हैं, अफगानिस्तान भी। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन कल लाहौर के जो शायकीन है क्रिकेट के, वो वहाँ ज़रूर इंजॉय करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।